Yesterday we had a discussion on primary structure. Okay, primary structure is linear chain of amino acid. ऐसा लॉन्ग चेन अमीनो एसिड और उसके एक साइड एन एक साइड सी, इसको समझने का और इसको आइडेंटिफाई करने का एक सीक्वेंसिंग हमने देखा है, और सीक्वेंसिंग डन बाय टू साइंटिस्ट, सैंगर एंड एडमैन। दोनों का स्ट्रैटेजी एक ही है। आजकल एक ये आया, मशीन आया है सीक्वेनेटर। तो सीक्वेनेटर से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन give the protein everything in different containers, and that sequenator will do all the sequencing and they will give you the output n टर्मिनल से सी टर्मिनल तक का जो प्रोटीन का एंटायर स्ट्रक्चर आपको दे देंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मीन्स सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है। दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, इमेजिन यही है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर अंडरगो सर्टेन फोल्डिंग्स like this, yeah, sometime they form such foldings. Now the folding is due to interaction between amino acid. I'll give you some examples. Let us take these proteins are positively charged, okay, and these amino acids are negatively charged. So obviously क्या होगा, ये दोनों प्रोटीन के बीच में अट्रैक्शन होगा, प्रोटीन इन द सेंस अमीनो एसिड, और these टू अमीनो एसिड के बीच में रिपल्शन होगा। Am I right? अगर आप इस प्रोटीन को एक सॉल्यूशन में रखेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड है वो दूर रहना चाहते हैं, और बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड है उसके बीच में कभी कभी अट्रैक्शन होगा, और बोथ सेम चार्ज अमीनो एसिड के बीच में रिपल्शन होगा। सो देयर कैन बी सर्टेन फोल्डिंग्स ओवर दिस प्रोटीन्स। ये फोल्डिंग के वजह से दे फॉर्म अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड प्लीटेड स्ट्रक्चर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस। ये है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, CONH बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ऐसा बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और ये लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड है जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी अब यहाँ पे देखो, जो अमीनो एसिड के जो लीनियर चेन है दैट एक्चुअली अंडरगो सर्टेन फोल्डिंग टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। अब आप इसके बीच में देखेंगे तो देयर आर सम अट्रैक्शंस। Actually, these non-covalent interactions are leading to folding of such proteins. ये linear chain of amino acid को ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में बदलने का रीजन क्या है? There are some attraction between them. Attraction as well as repulsion. Repulsion दूर रखते हैं और attraction पास में खींच के लेके आता है. And these attractions are actually non-covalent interaction है. Non-covalent क्यों? There is no sharing of electrons. These bonds such as ionic bond, hydrogen bonding, van der Waals reaction, okay. आयनिक बॉन्ड में चार्ज की वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन के शेयरिंग की वजह से होता है। मीन्स ऑल दीज इंटरेक्शंस एक्चुअली क्रिएट सच फोल्डिंग्स। टू एडजेसेंट CONH bonds, this is CONH मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज अनदर पेप्टाइड बॉन्ड। दो पेप्टाइड बॉन्ड आपको दिखाया है, और
ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, और उसके आगे सी के बाद ये एक अमीनो एसिड, इट गोज लाइक दैट। सो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड को उसके बीच में हमने अभी CONH वो पेप्टाइड बॉन्ड को दिखाया है। अब जस्ट पहले ओंकार ने पूछा सर ये फोल्डिंग क्यों है, फोल्डिंग मतलब क्या है। आई टेल यू व्हाट इज एग्जैक्टली दैट फोल्डिंग। ओके, यहाँ पे वी कैन से दैट एक अमीनो एसिड और जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये एक प्लेन में है। प्लेन इन द सेंस 3 डायमेंशनली देखेंगे तो CONH चारों एक प्लेन में बैठे हैं, एंड अनदर CONH वो भी एक प्लेन में होगा, मतलब सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड प्लेन स्ट्रक्चर में है। इस प्लेन स्ट्रक्चर वाले पेप्टाइड बॉन्ड कभी मोड़ेगा नहीं, बट यू कैन सी एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, इसके आगे और एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, इसके आगे भी पेप्टाइड बॉन्ड होगा। सो इट गोज लाइक दैट से इन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बॉन्ड बिटवीन ये अमीनो एसिड के, एक अमीनो एसिड के CONH पोर्शन, इस अमीनो एसिड के नाइट्रोजन, दो बॉन्ड बिटवीन C एंड N एंड बॉन्ड बिटवीन C एंड C, इस बॉन्ड के ऊपर रोटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड कैन रोटेट, वो बॉन्ड रोटेट होने के वजह से दे एक्चुअली फॉर्म sometime helical structure, but some other times they form sheet like structure. Okay, helical मतलब spring like structure. Okay, attraction and repulsion। देखो ये एक इस अमीनो एसिड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इमेजिन। दूसरा कहीं ना कहीं इधर एक अमीनो एसिड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई रिपल्शन होगा, तो कि मैक्सिमम दूर रहने का कोशिश करेंगे। एंड नॉट ओनली द चार्जेस, समटाइम्स हाइड्रोजन बॉन्ड, किसी अमीनो एसिड के ऊपर बड़ा चेन होगा, चेन के ऊपर एक हाइड्रोजन होगा और ये नाइट्रोजन होगा, दूसरे में भी ऐसा होगा, तो दे कैन फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दम। ऐसे दूर दूर का अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और देयर इज ए चांस ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन दम। सो इसके वजह से वो स्पेस में रखने के बाद थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड हो जाता है, दे फोल्ड दमसेल्व्स। अब ये फोल्डिंग इन दोनों एंगल पे डिपेंडेंट है, और दीज एंगल डिसाइडेड और डिसाइडिंग which type of fold has to be formed or which type of alpha and beta plates are to be formed। इसमें एक इंडियन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर रामचंद्रन एंड हिज कॉलीग्स। उन्होंने ये एक्चुअली दुनिया को बताया, एंड ही हैज बीन एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। एंड डॉक्टर GN रामचंद्रन, इंडियन बायोफिजिस्ट, ओके, एंड ही हैज एक्चुअली प्लॉटेड एक ग्राफ बनाया उन्होंने, और ग्राफ बना के लोगों को बताया, अगर आप ये दोनों एंगल प्रोटीन का निकाल सकते हो थ्रू एनी एक्सपेरिमेंट, then we can predict what type of secondary structure those proteins will form. And there are only 2 types of secondary structures। अब यहाँ देखो pleated structure and helical structure आपको सामने दिख रहा है, and these are actually formed by folding of the primary structure। प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होने के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है। I'll tell you some examples। हेयर, हमारे हेयर में एक प्रोटीन है केराटिन, ओके, एंड दिस हेयर प्रोटीन केराटिन इज एक्चुअली बाय हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल प्रोटीन के वजह से, हेलिकल स्ट्रक्चर के वजह से यू आर एबल टू गेट दैट लॉन्ग
हेयर थोड़ा स्ट्रेचेबल है। अब पानी अगर आप नहाने के बाद फॉर्मिंग करते हैं तो आपका हेयर अच्छे तरह से सेट हो जाता है, मॉइस्ट एंड हेयर। जब आप वो ड्राई हो जाता है उसके शेप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। द रीज़न इज, अगर आपने हेलिकल स्ट्रक्चर में पानी का इन्फ्लुएंस डाला तो इट विल सम टाइम थोड़ा सा उस हेलिकल स्ट्रक्चर एंड प्लेटेड स्ट्रक्चर को थोड़ा इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्फ्लुएंस करके वो आपका हेयर थोड़ा सा स्ट्रेट रहता है और कभी कभी सेट होके रहता है। बट व्हेन वाटर वहीं से चला जाता है फिर से वो अपना नॉर्मल पोस्चर में आ जाता है। सो हेयर में जो प्रोटीन है दैट इज हेलिकल प्रोटीन। एंड यू नो सिल्क फाइबर में देयर इज ए प्रोटीन नोन एज सिल्क फाइब्रोइन। सिल्क में एक प्रोटीन है वो फाइब्रोइन है। दिस सिल्क फाइब्रोइन इज मेड अप ऑफ शीट्स। वो शीट से बना हुआ है, बीटा शीट से। So these are some of the secondary structures of protein. Only two types you have seen, alpha helix and beta pleats. Beta plates and alpha helix actually formed by folding of primary structure. Primary structure fold होने का reason क्या है? Because of the chemical properties of individual amino acids. They may have sometime attraction between them, repulsion between them, sharing of hydrogen bond between them, leading to formation of secondary structures. Is it clear? Yeah. Now we will move to the next one. Secondary structures again fold to form. I am just doing this is plate as well as helix. एक ही प्रोटीन प्लेट्स कुछ जगह पे प्लेट बना सकते हैं, कुछ जगह पे they can form helix. देखो, now we can see यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स भी है और बीटा प्लेट्स भी है। And these alpha and beta plates again undergo certain folding in three-dimensional in the space and forms a three-dimensional structure. Actually किस लिए form हो रहा है? Because to get their to do their function, protein have to fold three-dimensionally, and to get their functional stability, they have to achieve their functional stability. That's why they form tertiary structures. We'll see tertiary structure. So tertiary structure में you can find both primary secondary structures, that is alpha as well as beta. Now we'll take an example from your textbook, that is green fluorescent protein. Okay, green fluorescent protein of jellyfish. उसमें या आप किसी भी, this is actually hemoglobin का globin है. If you take the structure of such proteins, you can find उसके दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में फिर से क्या हुआ है? फोल्ड किया हुआ है। So that such globular structure इसलिए दे रहे हैं कि to attain its function. There is a figure given in your textbook. You can see the green fluorescent protein का tertiary structure दिया है. You have to only remember what are tertiary structures. The secondary structure further folded to form tertiary structure. इतना ही आपको याद रखना है. Now I will move on to the quaternary structure. कभी कभी क्या है, यहाँ पे देखो ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये तीसरा टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ टर्शरी स्ट्रक्चर है, और ये दोनों एक काइंड का, सपोज इफ आई राइट ए, ये भी ए काइंड है, ये दोनों बी है. What we are actually visualizing here, we find two types of tertiary structures. मतलब एक टर्शरी स्ट्रक्चर उसका कॉपी, दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर उसका कॉपी.
वैसे 4 ग्लोबिन्स और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वो क्या हो रहे हैं, आपस में फिर से ज्वाइन हो रहे हैं और फोल्ड हो रहे हैं और एक्सिस्ट टुगेदर, स्टैंड टुगेदर और अटैच टुगेदर टू फॉर्म अनदर प्रोटीन। तो अगर आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर देखेंगे, हीमोग्लोबिन के क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो आपको इंडिविजुअल टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलेगा। इंडिविजुअल टर्शियरी स्ट्रक्चर को अगर तोड़ के देखेंगे तो आपको उसमें इंडिविजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलेगा। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी अगर हम खोल के देखेंगे तो आपको लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड मिलेगा, दैट इज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इनके बीच में क्या अट्रैक्शन है और क्या एक्चुअली मेंटेन दम? आई टोल्ड यू नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन, but apart from non covalent interaction in quaternary structure we can also see a bond, that is disulfide bond. ये किस किस के बीच में होगा? टू टर्शियरी स्ट्रक्चर के बीच में होगा। when they form quaternary structure, two tertiary structures sometime attached together by a covalent bond, that is disulfide bond. इस टर्शियरी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का एक एक इंडिविजुअल यूनिट्स को हम लोग सब यूनिट कहते हैं, सब यूनिट। कभी कभी क्या होगा, मोनोमरिक प्रोटीन होगा। मोनोमरिक मतलब एक ही सब यूनिट होगा, ए ही काइंड। कभी कभी मल्टीमरिक होगा, ए काइंड, बी काइंड, तीन सी काइंड, मतलब दो तीन काइंड ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कंबाइन हो रहे हैं। सो इट कैन बी ए मल्टीमरिक प्रोटीन एज वेल एज मोनोमरिक प्रोटीन। क्लियर? Yeah. So in your textbook, actually the structure of hemoglobin is given. प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? I'll tell you. You know the primary structure decides its secondary structure, और प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली डिसाइड्स, और उसके ऊपर जो बैठे अमीनो एसिड इज एक्चुअली डिसाइडिंग इन विच फॉर्म दे हैव टू फोल्ड इन सेकेंडरी, एंड दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में कैसे फोल्ड होना है वो भी उसके ऊपर जो अमीनो एसिड बैठे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। एंड आफ्टर फॉर्मिंग द एंटायर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक द प्रोटीन इज एबल टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। वी नो हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, एंड हीमोग्लोबिन में उसके चेन में एक अमीनो एसिड चेंज होने के वजह से, सपोज एक अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड चेंज होने के वजह से दैट हीमोग्लोबिन के एंटायर प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। देखो एक एक अमीनो एसिड कितना इंपॉर्टेंट है। पूरा अमीनो एसिड, सपोज इमेजिन देयर आर अराउंड 200 अमीनो एसिड, इमेजिन इस 200 अमीनो एसिड में 199 अमीनो एसिड सेम है दोनों के बीच, बट एक अमीनो एसिड दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से इस हीमोग्लोबिन के एंटायर कैरेक्टर बदल रहा है, दैट बिकम मोर हाइड्रोफोबिक, दैट बिकम मोर fibrous, that leads to change in the structure of RBC to form sickle shape and leading to a disease known as sickle cell anemia. तो इतने बड़े बिग प्रोटीन चेन में हर एक अमीनो एसिड को अपना इंपॉर्टेंस है। एक अमीनो एसिड चेंज होने के वजह से पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन के प्रॉपर्टी बदल रहे हैं। वो प्रॉपर्टी बदलने की वजह से दैट इज लीडिंग टू ए डिसीज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। सी, एक एक प्रोटीन, एक एक अमीनो एसिड इस चेन में कितना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स।